नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले की 3 कक्षाएं हो चुकी हैं। जिन भी साथियों ने नहीं देखी हैं तो वो देख लें कृपया करके, और वहां से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हम जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसका मतलब होता है कि जो राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएँ हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आज हम उनको देखेंगे, समझेंगे। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको जितना यहाँ पर बताया जाए आप नोट कर लीजिए, तो वो आपके लिए आसान भी होगा तैयार करना, चूँकि करंट अफेयर्स में काफ़ी कुछ दिया होता है। और इसके अलावा जितने भी पीआरटी के अभ्यर्थी हैं वो टेलीग्राम, अगर नया लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम का, तो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है, इसके अंतर्गत नेशनल लेवल की बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी 2024 को इसको जो है घोषित किया गया था। ये सब आपको नहीं ध्यान रखना किस दिन घोषित किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये 8वां संस्करण था, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। हम जितना आपको यहाँ बता रहे हैं आप उतना नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपको याद क्या करना परीक्षा दृष्टि से कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी पर लगातार सातवीं बार ध्यान रखिएगा इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है। तो इंदौर लगातार 7 साल से जो है सबसे स्वच्छ शहर में नंबर 1 पर है। और इस बार ध्यान रखिएगा कि सूरत भी प्रथम रैंक मिला है। तो ध्यान रखिएगा इंदौर और सूरत पहले स्थान पर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग जो है पहले स्थान पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर और सूरत दोनों दिया रहेगा, तो आपका आंसर मोर देन 1 हो जाएगा ये चीज़। और इसके अलावा अगर हम बात करें शीर्ष 5 गंगा नगरों की, तो उनमें सबसे स्वच्छ ध्यान रखिएगा वाराणसी है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है टॉपिक हमारे पास पीएम जनमान। तो यह स्कीम है और इसके बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2023 को यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग नवंबर का भी देखेंगे। एक बार आपको यहाँ क्लियर कर दे कि मंथली नहीं देखेंगे, क्योंकि मई का सारा करंट अफेयर्स करना कोई काम का नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता दिया गया है। जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का जो महत्वपूर्ण होगा वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। बाकी जब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो इस बार रिवीजन के तौर पर हम आपको जो है करंट अफेयर्स का जो जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीनों का, और हो सका तो अप्रैल का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी उससे पहले का आपको मंथली अफेयर्स नहीं चाहिए, जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे करा दिया जाएगा, और उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने जो है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, तो प्रश्न पूछा गया था जनजातीय गौरव दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, तो 15 नवंबर 2021 आंसर था। ये प्रश्न पूछा गया था और इसी से रिलेटेड था, तो इसलिए पूछा गया था। और ये ध्यान रखिएगा कि जो है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन कहा जाता है, तो पीएम जनमन या प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जो है प्रधानमंत्री ने कहाँ से जो है इसकी शुरुआत की थी, तो झारखंड के खूंटी जिले से। आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है आपके पास सामने नमो ड्रोन दीदी योजना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अगर बात करें तो 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है नमो ड्रोन दीदी, और ये 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए जो है इसको निर्धारित किया गया, पैसे वगैरह आवंटित किए गए हैं। और इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी, और ये कृषि उद्देश्यों के लिए दिया जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। और फिर अगला आपके पास सामने है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पीछे से भी बैक डेट में भी जाके आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जो पूछेगा यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये आपको हमने पहले भी बता दिया है। इसके अलावा 26 दिसंबर को जो है साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस। तो ध्यान रखिएगा कि वीर बाल दिवस जो कब मनाने का फैसला किया गया, 26 दिसंबर को। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाने की घोषणा की। तो आपको 3 दिवस याद रखने हैं बीपीएससी टीआरई के लिए: 15 नवंबर, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, और 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पे आपको बता देते हैं, अलग है इससे, बस ये आप ध्यान रखिएगा कि 23 अगस्त को जो है अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और इसी दिन जो है चंद्रयान हमारा पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के। और फिर ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस
के अवसर पर, तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। और कर्तव्य पथ पर जो है मेरा माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह में भाग लिया था। तो मेरा माटी मेरा देश कैंपेन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम इसका बात करें, और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो टॉप 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर का नाम ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी माटी मेरा देश, ये ध्यान रखिएगा आप कि मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपलक्ष्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। इस अभियान का आयोजन ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि मेरी माटी मेरा देश जो कैंपेन है आपका, उसका आयोजन जो है कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य जो है मेरी माटी मेरा देश कैंपेन का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त से 31 अक्टूबर। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जो इस अभियान की टैगलाइन क्या थी, तो मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, तो मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो है गंगा डॉल्फिन के बारे में समझते हैं। गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, ये तो है ही, लेकिन बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया आपके लिए। और इसको जो है ध्यान रखिएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन को टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। और ये केवल मीठे पानी में रहती है, स्तनधारी होते हैं, और ध्यान रखिएगा। और ये अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन, ठीक है, इकोलोकेशन एक प्रक्रिया मतलब होती है, प्रक्रिया होती है जिससे ये जो है ध्वनि उत्सर्जित करते हैं, परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तुओं का शिकार पता ये सब करते हैं। जैसे ही चमगादड़ होते हैं वो भी इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जीव जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का जो है उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। तो यही सेम प्रक्रिया जो है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कौन निकालता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे गांगेय डॉल्फिन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन है, तो गंगा नदी डॉल्फिन। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है आगे फैक्ट घोल मछली के बारे में। तो घोल मछली गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई 21 नवंबर 2023 को। तो ध्यान रखिएगा विश्व मत्स्यिकी दिवस पड़ता है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस घोल मछली पूछा जाएगा। और गंगा डॉल्फिन के बारे में हम बात करें तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार, ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में भागलपुर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में स्थित है। और यहाँ जो है यहाँ पे डॉल्फिन्स का संरक्षण किया जाता है, भागलपुर ज़िले में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको 5 अक्टूबर ध्यान रखना है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, क्योंकि जो भी चीज़ें करंट अफेयर्स में आती हैं उनके दिवस पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों को संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जो इससे पहले की चीज़ें बताएगी वो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास करंट अफेयर्स है एकात्मकता की मूर्ति। तो एकात्मता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस। तो आप ध्यान रखिएगा कि आदि शंकर, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के जो है लिए जो है इन्हीं के उसमें जो है याद में कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मता की मूर्ति का जो है अनावरण किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो 21 सितंबर 2023 को। ये डेट नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछेगा राज्य, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश। वो स्टैचू ऑफ वननेस एकात्मता की मूर्ति, और इस मूर्ति का अनावरण ओंकारेश्वर में किया गया था, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी वननेस या एकात्मता की मूर्ति का जो है बनाया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि खंडवा जिला पड़ता है, और यहाँ पे ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पे इसको स्थापित किया गया। ऊंचाई ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है 108 फीट। और फिर चलने की मुद्रा में दर्शाया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किस मुद्रा में बनाया गया, तो चलने की मुद्रा में, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये आपने सुना भी होगा, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम काफ़ी सालों से जो है कह सकते हैं लोकसभा में अटका रहता था। कई बार इसको प्रयास किया गया प्रयास कराने का, लेकिन हो नहीं पाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा आपको उतना ही बता दिया जा रहा है। और 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा बस आपको इतना ध्यान रखना है।
क्या पूछा जाएगा? 28 सितंबर 2023, डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछ सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जब तक ध्यान दीजिए कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, जब तक राष्ट्रपति नहीं पास करेंगे तब तक कोई भी जो है विधेयक वो कानून नहीं बन सकता, तो ध्यान रखिएगा। और बिल जो है कोई कानून नहीं बन सकता। और साथ में अगर हम बात करें तो जो भारत का संसद है उसके 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसलिए होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के बगैर, साइन किए बगैर वो जो है कानून नहीं बन सकता है। तो 28 सितंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद जो है विधेयक का संविधान 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नारी वंदन अधिनियम जो है वो किस नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है, तो आपको आंसर देना है 106। ठीक है, तो 106 अमेंडमेंट एक्ट है ये, कौन सा? तो नारी वंदन अधिनियम। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक कौन सा था? तो आपका नारी वंदन अधिनियम। और इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं को न्यूनतम 33% की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना तो हमने बता दिया 106 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़, फिर अगला है आयुष्मान भव अभियान। ठीक है, तो आयुष्मान भारत के बारे में जान लेते हैं बैकग्राउंड के रूप में। तो भारत सरकार की प्रमुख योजना सभी लोग जानते हैं, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए दृष्टिकोण को प्राप्त करने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप इसको लॉन्च किया गया था। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आयुष्मान भव अभियान आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात में वर्चुअल माध्यम से, किस माध्यम से? वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो पूछा जाएगा प्रश्न आयुष्मान भव अभियान का जो कहाँ से शुभारंभ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात से, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आभा, जिसको बोलता है आभा आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, तपेदिक सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अभियान को स्टार्ट किया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान लागू किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़, और एक चीज़ आपको यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत 3 घटकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा। आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना। फिर अगला करंट अफेयर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा। तो मिथुन जो है ये पर्वतों के पशु के रूप में जाना जाता है, कैटल ऑफ द माउंटेन्स के रूप में जाना जाता है, जानवर है एक। ठीक है, और इसको हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी अभिधारणा है कि जंगली गौर का पालतू रूप है। विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा कि मिथुन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक है। तो ध्यान रखिएगा जो मिथुन जानवर है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। और ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI बोला जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि FSSAI द्वारा किस पशु को जो है आधिकारिक रूप से खाद्य पशु की मान्यता दी गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए मिथुन। और मिथुन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और फिर जो है आईकार ने जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने, आईकार का है तो राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये भी ध्यान रखिएगा 1 सितंबर मिथुन दिवस। तो सारे दिवस आप अलग कर लीजिएगा, एक जो भी क्लास में आपको बताइए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपके लिए महत्वपूर्ण है सांची। सांची भारत का पहला सौर शहर है। तो ध्यान रखिएगा सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है, और ये जो है मतलब ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी फेमस है। और सांची में कई प्रमुख स्तूप हैं, जिनमें से सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है, द ग्रेट स्तूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 1989 में जो है सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में रखा गया था। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है 6 सितंबर 2023 को, जो परीक्षा दृष्टि से याद रखना है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सांची को भारत का प्रथम शहर के रूप में लोकार्पण किया था। तो सांची को भारत का प्रथम सौर शहर, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी कौन है, तो सांची है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर्स है, तो हो सकता है पूछ ले, क्योंकि बीपीएससी के मूड का कुछ नहीं पता। तो मोढेरा ध्यान रखिएगा, पहला 24x7 सोलर ऊर्जा संचालित गांव है। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है, शहर। एक बार हम फिर से आपको दिखा दें कि ये जो है भारत का प्रथम सौर शहर है। ठीक है,
कौन? तो सांची मध्य प्रदेश में। और अगर हम बात करें, पहला मोढेरा जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और ये ध्यान रखिएगा कि बस इतना आपको ध्यान रखना, मोढेरा गांव जो है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़, एक करंट अफेयर्स आपके जो है टेंशन देने वाली बुक से है, जिसका नाम NCERT। ठीक है, NCERT सबको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता है। तो यहाँ पे अगर NCERT की बात की जाए तो NCERT जो संस्थान है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, तो इसको जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा वो किसके द्वारा दिया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह जो है कब दिया गया है? तो 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। और NCERT को जो है डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और ये कैसे संस्थान होते हैं डी नोवो? तो जो ज्ञान के विशिष्ट उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है किस भारत के किस संस्थान को जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला करंट अफेयर्स है आपका भारत मंडपम। तो ये G20 से जुड़ा हुआ है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत मंडपम जो है प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया था। IEC परिसर को भारत मंडपम का नाम दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ये ध्यान रखिएगा आप कि भारत मंडपम का नाम जो है भगवान बसवेश्वर अनुभव मंडपम से प्रेरित है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है वो भारत मंडपम में लगाई गई है। तो ध्यान रखिएगा। और ये 28 फीट की मूर्ति है और ये जो है नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपका है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पूछा जा सकता है आपको, इसमें ध्यान रखना है कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया था। आपको डेट याद रखना है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कब किया गया था। तो इसमें जो बढ़ई वगैरह जो समुदाय के व्यक्ति होते हैं उनके लिए है ये। और साथ में जो है ये सेंट्रल केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर योजना है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो टैगलाइन क्या है इसकी? तो सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। तो ध्यान रखिएगा। और इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, 23-24 से 27-28। और इसमें कई सारे जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो समुदाय के व्यक्ति हैं, बढ़ई, नव निर्माता, लोहार, ये सब मोची वगैरह, तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बस आपको डेट याद रखना है। और यहाँ पे जो है PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा ID प्रदान किया जाएगा इनको। और फिर इनको ऋण वगैरह दिया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित अभ्यर्थियों को कोलेटरल मुक्त, कोलेटरल फ्री एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की दी जाएगी। ठीक है, तो कोलेटरल फ्री जो है लोन क्या होता है? तो कोलेटरल फ्री लोन का मतलब होता है कि आपको उसके लिए जो है कोई भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कि ज़मीन आप गिरवी पे रख रहे हैं, कुछ नहीं रखना पड़ेगा। आप सिंपली जाइए, अगर आप उसके लिए जो है एलिजिबल हैं तो आपको मिल जाएगा। आगे फिर अगले पे आते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। तो महत्वपूर्ण आपके लिए। और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नीति तैयार की, जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना बोला जा रहा है। और इसमें जो 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। 156 उत्तर प्रदेश के सिलेक्ट किए गए हैं और महाराष्ट्र के 126 हैं, पश्चिम बंगाल के 98। आपको ध्यान के रखना बिहार का, आप बिहार का पेपर देने जा रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ध्यान रखिएगा 156, और फिर बिहार का 92। ये ध्यान रखिएगा कि 92 अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन बिहार के हैं। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें तो कब स्टार्ट इसको जो है लॉन्च किया गया था, तो 6 अगस्त 2023 को। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आगे आते हैं हम लोग, बात करें तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एवं प्रगति समीक्षा 2023। तो इसको जो है जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है UNDP है, वह अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है, जिससे प्रश्न पूछा गया था BPSC TRE में इकोनॉमिक्स सेक्शन में, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो इसमें जो है मानव विकास रिपोर्ट में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में MPI जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को 2010 से ही शामिल करता रहा है, या विश्व का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला गैर मुद्रीय गरीबी सूचकांक है। और अगर हम बात करें तो भारत में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, मंत्रालय नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नीति आयोग कोई मंत्रालय नहीं है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो है कार्यान्वयन कौन करता है? तो नीति आयोग। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है? तो नीति आयोग। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक जो रिपोर्ट जारी की गई थी, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023, और यह द्वितीय संस्करण है, पहला आया था 2021 में। और नवीनतम रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 पर आधारित है 2019 से 21। और यह प्रश्न पूछा गया था इकोनॉमिक्स में लाइन बाय लाइन, तो आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़, तो ध्यान रखिएगा 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं बहुआयामी गरीबी से, तो 13.5 करोड़ लोग 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में, इस रिपोर्ट के आधार पर। और समान अवधि के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या में दृष्टि से जो शीर्ष 3 राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, 3.43 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं, बिहार से 2.25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर हम बात करें तो MPI 2023 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य में जो है बिहार नंबर 1 पर है, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 2019-21 में 33.76% यहाँ पे बहुआयामी गरीब जनसंख्या का यहाँ पे डाटा है, तो पहले नंबर पे बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़, और फिर अगर बात करें तो 2015-16 से 19-21 के बीच मध्य बहुआयामी गरीब जनसंख्या में जो कमी आई है उसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार में, ठीक है, 18.13% कमी आई है, तो दोनों केस में बिहार है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़, फिर आते हैं नए संसद भवन पे। एक बार हमने इसको देख लिया, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पहला पुराना संसद भवन था उसको किसने डिज़ाइन किया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने, और ये सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी, और ये 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था पुराने संसद भवन का, ध्यान रखिएगा। और ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये सब ध्यान नहीं रखना है। और 28 मई 2023 को यह प्रश्न PRT 15 मार्च में पूछा गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 75 रुपये का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और बाकी इन सब बारे में हमने बात किया है। और 888 सीटें लोकसभा के लिए, 384 सीटें राज्यसभा के लिए, सब हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा रहा है आपसे। और बात की जाए तो राज्यसभा जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित आंतरिक हिस्सा, और जो संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बनियान स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यहाँ पे स्थित है। और सेंगोल को जो है लगाया गया, तो सेंगोल के बारे में जान लीजिए, ये नहीं बताया गया था। तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। और बाकी आप पुराने फैक्ट्स हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। और 28 मई, ये आप ध्यान रखिएगा, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप, ठीक है, तो किसके समीप, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड, जिसको सेंगोल बोला जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला करंट अफेयर्स आपके सामने, केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। तो आपको सीधे सीधे याद कर लेना है कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और कब हुआ है, तो 17 अप्रैल 2023 को। ये मत परेशान हुई कि कितना पीछे चले गए हम, बस 1-2 करंट अफेयर्स की बात है, वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आयोग एक लिमिटेड नहीं होता। ये मत आप सोच लीजिए कि कसम खा के बैठे हैं आयोग कि हम 1 साल का ही पूछेंगे, उससे पीछे का नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके पास, ऑप्शंस होते हैं, और जहाँ उनको मज़ा आया, जहाँ समझ में आ गया, उधर से ही वो ले लेते हैं। तो 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया था। भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जल बजट पहली बार जो है केरल में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला करंट अफेयर्स आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो है बांदीपोरा ज़िले में जो है अरगम गाँव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है। इंडियाज़ लार्जेस्ट बुक विलेज बन गया है। गाँव की जब बात होती है तो क्या है आपका, तो बांदीपोरा ज़िले में अरगम गाँव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम ये जो है अरगम गांव, भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अरावली ग्रीन वाल परियोजना पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे जो है करंट अफेयर्स में पूछा गया है परीक्षाओं में। और ध्यान रखिएगा कि अरावली ग्रीन वाल परियोजना जो है 4 राज्यों में विस्तृत है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो कई बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ऑप्शन दिया रहता है अरावली, तो आंसर हो जाएगा अरावली, ठीक है। अरावली के अलावा अपलेशियन पर्वत है, रिवीजन करा दे रहे हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। तो अपलेशियन पर्वत है कहाँ पे, USA में है, ठीक है। इसके अलावा यूराल पर्वत नहीं पूछा गया अभी तक, यूराल पर्वत भी प्राचीन वाली पर्वत है, तो यूराल पर्वत कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी रूस में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसको जो है अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया गया था, और
कहाँ पे किया, कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो 21 मार्च ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। तो ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। और 22 मार्च को आप जानते ही हैं जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो हरियाणा के टिकली गाँव से इस परियोजना को शुभारंभ किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है? तो ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत के श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। जो है पूरी तरीके से ये अब मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो समय के साथ में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो ये अपरदित हो चुकी है, अपक्षयित हो चुकी है मानव गतिविधियों से भी और जो है मौसम की वजह से भी। तो इसलिए उसको जो है हरित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी परियोजना में जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली शामिल है। तो 4 राज्य ध्यान रखिएगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि अरावली किन किन राज्यों में स्थित है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। और जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो भी जो है कह सकते हैं कि मतलब वहाँ तक पहुँचता है जो अरावली पर्वत है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा वो अपरदित हो गया है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स आपके सामने है। MV गंगा विलास तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में फैक्ट है कि 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, चूँकि करंट अफेयर्स में पूछा गया था इसलिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये MV गंगा विलास, और ये सब ऐसे चीज़ें होती हैं जो दोबारा भी पूछ लेता है। और ये वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, और यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील में जाके पूर्ण हुई थी। तो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है, तो MV गंगा विलास। आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा जो है बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक आपको पता होना चाहिए, तो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, और फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है, और इसमें भी आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है इंपॉर्टेंट है, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। तो ध्यान रखिएगा, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। और यहाँ पे बात करें तो फरवरी 2023 की घटना है, और ये केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला है आपका हुबली जंक्शन, ठीक है। तो हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हुबली जंक्शन जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत का, ठीक है, भारत में ही स्थित है। और यह जो है 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जो है हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया। और 12 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। लंबाई 1507 मीटर है, तो देख सकते हैं 1.5 किलोमीटर से भी ऊपर है। आगे बढ़, और अगर हम बात करें तो जो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म है तो गोरखपुर जंक्शन दूसरे नंबर पे है, 1366 मीटर है, और 1507 मीटर आपका हुबली जंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर से, ठीक है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो कोल्लम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और कोल्लम आप जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है, तो 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, और कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 22 का परिणाम है, ठीक है। तो इन्होंने संविधान साक्षरता अभियान चलाया था, जिसके बाद जो है पहला संविधान साक्षर जिला बना। आगे बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और भारत ने जो साथ में ध्यान रखना है, और इसमें जो हरित हाइड्रोजन की सक्रिय भूमिका होगी उसके बगैर हो नहीं सकता। और भारत ने वर्ष 2070 तथा शुद्ध शून्य तक जो है शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य घोषित किया गया। तो यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया करंट अफेयर्स में कि भारत ने जो है कब तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य किया है, तो 2070, ये ध्यान रखिएगा। और 4 जनवरी 2023 को जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर अगला है आपके सामने वायनाड, ठीक है, वायनाड जहाँ से राहुल गांधी सांसद थे, और सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है, ठीक है, और केरल का जिला है ये। तो ये सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और ये जनवरी 2023 में हुआ था। केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय ट्राइबल लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। फिर अगला आपके पास महत्वपूर्ण है, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। तो आप देख रहे हैं कि केरल जो है कितनी सारी यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, और आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो केरल जो देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है।
और इसके अंतर्गत जो है 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब इसके बाद जो है कल की क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और जिससे हमारा भी थोड़ा सा जो है हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छे से काम कर पाएँ। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको जनवरी की भी घटनाएं बताई जा रही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है बस वही बताई जा रही हैं। आपको मई की भी बताई जा रही है, अप्रैल की भी बताई जा रही है, दिसंबर सितंबर की बताई जा रही है, लेकिन जो जरूरी है बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। और आगे और भी करंट अफेयर्स आएंगे, आपकी जो बहुआयामी तैयारी कराई जाएगी, कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आपको भी रटाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट करके बताना है। तो और साथ में जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए।